हमने लास्ट क्लास में हाइपरटेंशन, हाई बीपी के कहीं ना कहीं सारे स्टेजेस समझे थे। अब हम समझते हैं कि हाइपरटेंशन को क्यों हम साइलेंट किलर कहते हैं। हमने अगर स्टेजेस, आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो में देखा हो स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन, तो 1, 2 और 3, स्टेज 1, सेकेंड एंड थर्ड था। हम स्टेज थर्ड को हाइपरटेंसिव क्राइसिस भी बोल रहे थे। इसका मतलब है ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है जहाँ पर हमें अब इस हाइपरटेंशन से डील करना ही पड़ेगा। इसके लिए या तो हम मेडिकेशंस दें या फिर कुछ इंजेक्टेबल्स दें जिससे पेशेंट का हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर नॉर्मल की रेंज में आ जाए। अब अगर हम इसको साइलेंट किलर भी बोल रहे हैं, इसका मतलब है सर ये मेजरली एसिम्प्टोमेटिक होगा, राइट? इसका मतलब है मेजरली इसके कोई सिम्टम्स नहीं होंगे। यस, ये बात ट्रू भी है। इसके सिम्टम्स कहीं ना कहीं हमें स्टेज 3 दैट इज हाइपरटेंसिव क्राइसिस में ही नजर आते हैं। और इसके क्या क्या हमारे पास सिम्टम्स हो सकते हैं जो हमें पेशेंट्स में नजर आएंगे। पहला तो हेडेक, पेशेंट को कहीं ना कहीं हल्का या सीवियर हेडेक हो सकता है। दूसरा हम समझे तो नोज ब्लीड्स, कहीं ना कहीं पेशेंट को नेजल ब्लीडिंग, क्योंकि हमारी नाक की मेम्ब्रेन सबसे डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है, तो वहां पर कहीं ना कहीं हाई ब्लड प्रेशर की वजह से नोज ब्लीड्स हो सकते हैं। तीसरा देखें तो विजन चेंजेस, ऐसे पेशेंट को लगेगा कि कहीं ना कहीं मुझे मेरी आंखों की रोशनी कम होती जा रही है या मुझे धुंधला दिख रहा है, उसको देखने में कहीं ना कहीं दिक्कत होने लग जाएगी। सिमिलरली और समझे तो प्रोफ्यूज स्वेटिंग, इसका मतलब है उसको बैठे बैठे ही बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मेजरली कहीं ना कहीं सिम्टम्स है जो हमें कौन सी स्टेज में देखने मिलेंगे, सिर्फ स्टेज 3 दैट इज हाइपरटेंसिव क्राइसिस। अगर इस स्टेज पे भी पेशेंट इन सिम्टम्स को नहीं पहचानता और इससे डील नहीं करता तो कहीं ना कहीं टारगेट ऑर्गन डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, टीओडी। टारगेट ऑर्गन डैमेज में कौन कौन से ऑर्गन्स मेजरली इन्वॉल्व होंगे? हार्ट, किडनी, ब्रेन और कहीं ना कहीं आई। इसका मतलब है अगर हम हार्ट की बात करें, अब ये हाइपरटेंशन से क्या होता है, जैसे कि हमारा डिसऑर्डर है, इसमें ब्लड वेसल्स की वॉल्स पे जो फोर्स एक्सर्टेड हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से इन ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी कम हो जाने की वजह से ये ब्लड वेसल्स भी रिजिड हो जाते हैं और थिक हो जाते हैं। इसके थिक होने की वजह से जो ब्लड वेसल्स हार्ट को ही ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके अंदर का सरफेस एरिया भी अब कहीं ना कहीं डिक्रीज हो चुका है। अगर ये सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हार्ट की भी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी। सिमिलरली हार्ट में भी कहीं ना कहीं हार्ट अटैक आने के चांसेस हाइपरटेंशन से बढ़ जाएंगे। सेकेंड केस अगर हम समझे किडनीज के बारे में, तो किडनीज में भी कहीं ना कहीं किडनीज में भी वो ब्लड वेसल्स एक तरीके से थिकन होने की वजह से ब्लड जो कैरी करेगी वो कम क्वांटिटी में होगा। इसका मतलब है यूरिनरी एक्सक्रीशन भी रिड्यूस हो जाएगा। एक तो वो हाइपरटेंशन में वैसे ही है पेशेंट और उसके बॉडी में कहीं ना कहीं फ्लूइड लोड और बढ़ जाएगा। इसका मतलब है बॉडी में कहीं ना कहीं एडेमा, सूजन जैसी सिचुएशंस कहीं ना कहीं टांगों में देखने मिलनी शुरू हो जाएगी। ब्रेन की अगर हम बात करें, हाई ब्लड प्रेशर ब्रेन की ब्लड वेसल्स को या तो बर्स्ट भी कर सकता है या फिर ब्रेन के मेजर टिश्यूज को, अपने ब्रेन के सेल्स को कहीं ना कहीं सप्लाई कम कर देगा। अगर बर्स्ट हो गया, इसी को हम सिचुएशन को क्या बोलते हैं? स्ट्रोक। इसका मतलब है हाई ब्लड प्रेशर से कहीं ना कहीं ब्लड की वेसल्स जो ब्रेन तक जाती है वो कहीं ना कहीं बर्स्ट आउट हो सकती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग, अनकंट्रोल ब्लीडिंग, हेमरेजेस स्टार्ट हो जाते हैं। सिमिलरली अगर हम आई की बात करें तो आई के अंदर भी कहीं ना कहीं रेटिना में बहुत सारी ब्लड वेसल्स है जिनका ब्लड सप्लाई हैम्पर्ड हो जाता है बिकॉज ऑफ दी हाइपरटेंशन। इसकी वजह से रेटिनल डैमेज, इसको हम हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी बोलते हैं, रेटिना में भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इन सारे कारणों की वजह से कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन को डील करना बहुत ज़रूरी है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भी अगर हम समझे 46% ऑफ अडल्ट्स आर अनअवेयर कि उनको हाइपरटेंशन है, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि कहीं ना कहीं हमें हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए।